हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत सेकेंड। उसी में हम लोग जो है बेसिकली अपना चैप्टर हम लोग आपके इसमें देख रहे थे, जो आपका क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण है। चैप्टर नंबर 9 को हम लोग पढ़ रहे थे और क्षेत्रीय संस्कृति को हम लोग देख रहे थे और उस पर हमने बात भी करी। सबसे पहले हमने क्षेत्रीय संस्कृति को समझने का एक पैटर्न ड्रॉ किया था कि किसकी क्षेत्रीय संस्कृति है, क्या उसका कॉलोनिज्म है, कैसे कुछ है। इन सभी पर हम लोग आपका बात कर रहे थे। चेल और मलाय भाषा किस तरह से विकसित हुई, इसको भी हमने गौर करके इस लेक्चर के माध्यम से आपका देखने का, समझने का प्रयास किया। ठीक, इन सभी को हमने देखा और इसी में देखा चेल साहित्य कैसी संस्कृति बनी, कैसे धीरे धीरे ये चीजें आपकी डेवलप हुई। ठीक, ये सारे विकास कैसे हुए, इन सब चीजों पर हमने आपका गौर करने का प्रयास किया और उनको एक एक करके गौर करके हमने उनको देखा। ठीक, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमारा जो इसमें है एक लेक्चर हमारा हो चुका था। अब हम दूसरे लेक्चर की तरफ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। शासक संस्कृति परंपरा जगन्नाथी संप्रदाय क्या है और कैसे इसकी जगन्नाथ का मतलब क्या है, कैसे इसको लोकल देवता के रूप में आपका देखा और कैसे जनजातीय लोग आकर लकड़ी की भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाते हैं। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के प्रतापी शासकों ने इसका मंदिर बनाया था। ये पूरी कहानी को हम लोग देख चुके हैं और उसके साथ ही हमने देखा था कि जो आपके क्लासिकल डांस हैं बेसिकली वो क्या होते हैं। क्षेत्रीय सामंतों पर नृत्य कथक की कहानी क्या है, कथक क्या एक्सप्लेन करती है। अगर आप देखोगे तो कथक ऐसा डांस है जिसके माध्यम से हम अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। उसमें रुद्र रूप हो सकता है, उसमें करुणा हो सकती है, उसमें प्रेम भावना हो सकती है। अपना दुख एक्सप्लेन करने के लिए एक डांस ऐसा फॉर्म है जो हम आर्ट परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, बेसिकली आर्ट को अपना परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हमको देखी जाती है। ठीक, आगे देखिए, और इन्हीं पर हम लोग आपका बात भी कर रहे थे कैसे मुगल साहित्य। तो कल हम बेसिकली आपका जो आपके क्लासिकल डांस क्या होते हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो उनको हमने कुछ ऐसे देखे जो आपके क्लासिकल डांस की फॉर्म में आते थे और जिन्हें हमने क्लासिकल फॉर्म डांस के रूप में हमने उनको देख लिया था और उनको गौर भी कर लिया था। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको देखना। एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़े। चलिए, देख लिया हमने इनको। अब देखिए, बात संरक्षकों के लिए चित्रकला एवं लघु चित्रकला परंपरा की हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं। तो शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर और मुगलों का चित्र है। जब वो लोग आपका शिकार करने जाते थे तो कैसे शिकार करते थे, फिर शिकार करने के बाद कैसे आराम करते थे, इसका एक छाया चित्र जो है हमारे पास है और हमको उस छाया चित्र को गौर करके थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि किस प्रकार से क्या है। देख लिया आपने, आगे बढ़ जाएं। संरक्षकों के लिए चित्रकला एक अन्य परंपरा जो कि कई रीतियों से विकसित हुई है, वह थी लघु चित्रकला की परंपरा। लघु चित्रकला जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है कि छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंग से कपड़ों कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताड़पत्रों लकड़ियों की तख्तियों पर चित्रित किया गया है। इनमें वे आपके सर्वाधिक सुंदर चित्र हैं जो पश्चिमी भारत में पाए जाने वाले जैन ग्रंथ को सचित्र बनाते हैं। क्या करते हैं, जैन ग्रंथ को उनको आपका सचित्र बनाते हैं, यानी कि जो उनकी एक विशेष लोकाकृति है वो आपको इसमें दिखाई देगी। ठीक, इनमें सर्वाधिक सुंदर चित्र जो कि पश्चिम भारत में पाए गए, अरे कुछ ऐसे सुंदर चित्र हैं जो आपको कहाँ कहाँ पाए गए हैं, जो आपका पश्चिमी भारत है, ठीक वेस्ट इंडिया में हमारे को मिलता है। जैन ग्रंथों में सचित्र बनाने का प्रयोग मुगल बादशाह अकबर जहांगीर शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रों का संरक्षण प्रदान किया। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मुगल बादशाह शासक हुए हैं जिन्होंने सजीव चित्रों का वर्णन करने के लिए अत्यधिक आपका कुछ ऐसे चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। आप देखिए, अकबर के टाइम से सजीव चित्रों का वर्णन किया जाता था।
उसके बाद जहांगीर ने इसको बड़ा संरक्षण दिया और शाहजहां ने। वैसे कहा जाता है कि मुगल जो आपकी परंपरा है उसमें इस तरह के सजीव चित्र बनाना गैर मतलब अच्छा नहीं माना जाता, वो लोग नहीं फॉलो करते थे। लेकिन जहांगीर, शाहजहां और अकबर को इतना प्यार था चित्रकला से, वो आप देखिए, चाहे उनके बाग हों, चाहे उनकी इमारतें हों, खास महल हो, जो भी था, उन्होंने हर जगह मुगल चित्रकारी के माध्यम से लोगों को मैसेज छोड़ने और एक मेमोरी के रूप में याद रखने के लिए उन्होंने कोशिश की थी। जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य पांडुलिपि में चित्रित हैं, अगर आप इनको प्राइमरी रूप में देखोगे तो आपको जो इतिहास है और जो काव्य पांडुलिपियां हैं वो आपका चित्रित रूप में आपको मिलेंगी। यह पांडुलिपियां आठ टोम से चटक रंगों में चित्रित की जाती हैं। कैसी हैं? चटक रंगों में। चटक का मतलब होता है तेज रंग में क्या होती हैं, ये आपका चित्रित की जाती हैं। जो इनका कलर होता है, जो उसकी फ्रिक्वेंसी मान लीजिए, जो उसका देखने की चमक है, वो और तुलना में ज्यादा मिलेगी। अब देखिए, आप ये रंग है, ये रंग थोड़ा सा आपको चटक दिखाई देगा अलग। अब देखिए, इससे ज्यादा तेज क्या मिलेगा आपको? रेड। ये जल्दी आप इसको पकड़ पा रहे हैं। और यहीं अगर मैं कोई इस तरह का कलर आपको लाइन खींच दूं तो डाउन नजर आ रहा है, तो ये क्या है? रेड। इसकी तुलना में क्या हुआ? आपका चटक कलर हुआ। चटक मतलब तेज से होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई हो, जिसकी विजिबिलिटी कैसी हो, औरों की तुलना में ज्यादा हो, उसको बोलते हैं। ठीक, ये इतना आपको ध्यान रखना। और इन दरबारों के दृश्य, लड़ाई और शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन में अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर इन्हीं चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और कुछ गिने चुने लोग, बादशाह और उसके घनिष्ठ जनता द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्य के बाप के दरबारों में चले गए। अब कुछ लोग क्या थे, इन्होंने दरबारों को छोड़ दिया, मुगल दरबार को, और कहां चले गए? जो आपके नए क्षेत्रीय दरबार उभर रहे थे वो उनकी तरफ आपके चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक चित्र रुचियों ने दक्षिण के दरबारों की, राजस्थान के राजपूती दरबार को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्हें अपनी विशिष्ट विशेषताओं को संरक्षित रखा और उनका विश्वास किया कि मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों और उनके दरबार का दृश्य चित्रित किया गया। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक आपकी कथाओं और विषयों का आपका चित्रण क्या मिलती है? बराबर मिलती है। कि क्या उनकी चित्रण है, क्या उनकी चित्रण बात की तकनीकी है, इसके विषय में आपको पूरी स्पष्ट जानकारी है, वो आपको जो है मिल जाएगी। ऐसा एक अन्य क्षेत्र है जहां आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका 17वीं शताब्दी के बाद इन वर्षों में लघु चित्रित का एक सहापूर्ण आपका प्रभाव पूर्ण शैली का विकसित हो गई थी। कैसी हो गई थी? एक अलग सहापूर्ण, अलग सी जो आपकी शैली थी वो आपका प्रभावित हो चुकी थी, विकसित हो चुकी थी, जिसमें बोहोसो शैली कहा गया, बोसोहली कहा गया। यह सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रम की है, जहां भानुदत्त रसमंजरी 1789 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों में अनिश्चितताओं को बचाने की ओर पलायन कर गया था। क्या कर गया था? उन क्षेत्र में पलायन कर गया था। अब सबसे पहले इस चित्रकला को देखिए। होली खेलते हुए महाराजा राम सिंह राजपूत, और ये कोटा के राजा हैं। इसको बोलते हैं बूंदी चित्रकला। देख लीजिए किस तरीके से अनोखा रंगों का प्रयोग और किस तरह से सजीव चित्रों का वर्णन है। सजीव का मतलब है, अगर आप देखोगे तो आपको रियल जैसा प्रतीत होगा, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सजीव चित्रों का वर्णन के रूप में कहा जाता है। देख लिया? चलिए अगला देखिए, राधा कृष्ण और उसकी सखियों की पहाड़ी चित्रकला है, इसको बोलते हैं कांगड़ा चित्र शैली। क्या बोलते हैं? कांगड़ा चित्र शैली कहा जाता है। ऐसा है कांगड़ा चित्र शैली। चलिए देख ली,
कांगड़ा चित्र शैली आपने देख ली। अच्छा, कांगड़ा चित्र शैली और आपकी कोटक की चित्र शैली का अंतर अगर मैं आपसे इसको पूछूं तो क्या अंतर आपको दिखाई देगा? दोनों का अगर अंतर आप करो, देख लिया। चलिए, उन्हें वहां जाते आशा देते आपको तैयार मिले, जिनके फलस्वरूप चित्रकारी में कांगड़ी शैली का विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने नई शैली विकसित कर ली थी, जिन्हें लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां के वैष्णव परंपरा थी। ठंडे नीले गहरे रंग समेत कोलम रंगों का प्रयोग और विषय को कलनात्मक निरूपण कैसी थी? ये कांगड़ा शैली में इनका निरूपण किया गया था। कैसे रंग थे? ठंडे नीले गहरे सहित कोमल रंगों का प्रयोग था। और ध्यान रखना, कौन सी परंपरा थी? वो वैष्णव परंपरा थी। ध्यान रखना, शैलियों में परंपराओं का ध्यान था, वैष्णव। ध्यान रहेगा, कौन सी परंपरा से निकली थी? देख लिया। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, फर्शों आदि पर अपनी कला आकृतियों की चित्रित करते हैं। कला इनके नमूने में ही कुछ बच पाते हैं। इसके विपरीत लघु चित्रकला राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते हैं, जिसे सदियों तक सुरक्षित रहता है। और क्या होता है इससे? ये सारी चीजें आपका सदियों तक आपका सुरक्षित रहती हैं और आपका सदियों तक जो है सुरक्षित जो है बनी रहती है। ठीक, ध्यान रहेगा इतना। ये कैसे सुरक्षित बनी रहती हैं, क्यों है इनको सुरक्षा की दृष्टि? अब देखिए, बंगाल नजदीक से एक नजर, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा गया है कि अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासी द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित होते हैं। कैसा होता है? वहां की जो आपके निवासी के लोग हैं जो भाषा बोलते हैं, उन्हीं के अनुसार आपका निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते हैं, यानी बंगाली नहीं बंगला बोलते हैं। किंतु दिलचस्प की बात यह है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। बंगली भाषा क्या है? जो अब बंगाली भाषा है, कहां से निकली है? संस्कृत से निकली है। प्रारंभिक ईसा पूर्व में 17वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे, ना तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ। अब कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे, तो फिर ये नई भाषा का विकास कैसे हुआ, इस पर गौर करेंगे। तो इन सब पर गौर करने के साथ आप अगर देखेंगे तो एक थोड़ा सा विचार कीजिए। तीसरी चौथी जो आपकी सदी आ रही है, इस सेंचुरी को थोड़ा सा आप गौर करके आप अच्छे से देख लीजिए और गौर कर लीजिए। कह रहे ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी के बंगाल, मगध, दक्षिण बिहार के वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण से आपका संभवतः संस्कृति का प्रभाव आपका बढ़ गया होगा संस्कृत का। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण कर लिया गया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी भाषीय तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गया और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग ने पाया कि बंगाल में सर्वत संस्कृत से संबंधित भाषा का प्रयोग हो रहा था। यानी बंगाल में जो भी आपका भाषा चल रही थी वो सब क्या थी? चीन से संबंधित आपकी इन्हीं सारी भाषाओं का ही आपका प्रयोग जो था वो आपका हो रहा था। ठीक, तो ये सारी जो भाषा हैं हमको बेसिकली आपका देखने के लिए हमको मिल गई थी। ठीक, ध्यान रहेगा। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1886 में जब अकबर ने इस प्रदेश को बंगाल को जीत लिया, उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो गई। कैसी हो गई? जो बंगाली भाषा है वो कैसे निकल के आई? एक आपका
क्षेत्रीय भाषा के रूप में आपका निकलकर उद्भव होकर हमारे सामने आ गई थी। क्लियर है? तो ये सारी चीज आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगी। कितना देख लिया? कह रहे हैं वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा द्वारा एकबद्ध हो गया और यह साहित्यिक भाषा उसी क्षेत्र के पश्चिमी भागों में बोलचाल की भाषा थी जिसे अब हम पश्चिमी बंगला कहा जाता है। यदि भी बंगाली का उद्भव संस्कृत से हुआ है, पर यहाँ अपने क्रम विकास की अनेक अवस्था से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों से निकला विशाल भंडार जो कि जनजातीय भाषाओं फारसी, यूरोप सहित अनेक स्रोतों से प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन चुका है। और कह रहे हैं कि यही कारण है कि आधुनिक आपकी चीजों का एक जो है मेन हिस्सा बन चुका है। ठीक, और इसको हमको गौर करने की जरूरत है। तो एक बार जितना हमने पढ़ा है फिलहाल थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए, बाकी से इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप इसे एक बार देख लीजिए, कुछ भी डाउट, कोई भी ऐसी क्वेरी आपको लग रही है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा कि बंगाली में कैसे विकसित हो रही थी ये सारी चीजें, कैसे बंगाली भाषा आपका क्षेत्रीय भाषा के रूप में निकली, और आप ये थोड़ा सा पांडुलिपि में जो है रामायण जो है आपकी बंगला में लिखी हुई है, आप देखिए सबसे पहली बंगली रामायण यानी कि आपकी बंगाली भाषा में रामायण भी देख लिया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे गौर करके हम इन्हें देखते हैं। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ। चैप्टर नंबर 2 में आपने पालों को पढ़ा है, राष्ट्रकूट पालों का जो आपने वहां से निकला है। 14 से पाल कहाँ के थे? बंगाल के थे बेसिकली। मैंने आपको मैप में भी बताया था कि जो पाल शासक थे कहाँ रूल कर रहे थे? आपका बंगाल के क्षेत्र में आपका रूल कर रहे थे। ठीक, देखिए 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा जो दिल्ली में स्थित शासकों से आपका स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे सूबा मान लिया जाने लगा। उसी समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो गई थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के रूप में भी आप इसे देख चुके हैं, क्या हो गया था? पूरा प्रसिद्ध हो गया था। चलिए अब थोड़ा सा बंगाली का जो साहित्य है इन सबको देख लेंगे और इस पर बात। चलिए आगे बढ़ जाएं। देखिए बंगाली से प्रारंभ साहित्य की 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक श्रेणी में संस्कृत की ऋणी है, दूसरी उसे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों में मंगल काव्य यानी कि शाब्दिक अर्थों के शुभ यानी कि मंगल काव्य यानी कि स्थानीय देवी देवताओं संबंधित है, और भक्ति साहित्य गौड़ीय वैष्णव आंदोलन की चेतना देवी देवताओं की जीवनी संबंधित है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। बड़ा गौण परंपरा है, बहुत बड़ी परंपरा है नाथ साहित्य की, जैसे मैनामाती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा संबंधित कहानियां, परिचित कथाएं, लोक कथाएं, गथा गीत, ये सभी क्या है इसी श्रेणी में। पहली श्रेणी में के ग्रंथों का काल निर्माण अपेक्षाकृत सरल है क्योंकि अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें इन्हें इंगित किया गया है, और इनकी रचनाएं 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य के भाग के बीच की हैं। दूसरी श्रेणी में कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता, और खास तौर पर पूरे बंगाली में लोकप्रिय थी जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। कैसा था? अपेक्षाकृत कम था। अब देखिए चाहे इसमें गोपीचंद हो, धर्म ठाकुर हो, मैनामती हो, नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रिया करते थे। गीत विशेष जो अक्सर अभिनीति हैं उनको बताते थे, और रैनी मैत्री अपने पुत्र गोपीचंदों को अनेक बाधाओं के सक्षम सन्यास का मार्ग अपनाने को वहां आपका प्रोत्साहित करते थे। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देवता थे जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या कांच की मूर्ति के रूप में की जाती थी। कैसी होती थी? कांट या इन सब की मूर्ति के रूप में
की जाती थी। पहली श्रेणी के ग्रंथ का काल निर्धारण निर्णय अपेक्षा सरल था, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई थी जिनमें इन्हें इंगित किया गया था और उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी में कृतियां मौलिक रूप से कहीं सुनी नहीं जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया गया। खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जो ब्राह्मण का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में कम उपजाऊ क्षेत्र को छोड़कर दक्षिणी पूर्वी बंगाल के जंगली दलदली इलाकों में प्रवेश करना शुरू किया। ज्यों-ज्यों पूर्व की ओर बढ़ते गए, जंगल साफ होते चले गए, भूमि में धान की खेती करने लगे सैन यानी कि उसी तरीके से क्या हुआ, स्थानीय मछुआरे स्थानीय खेती करने लग गए। लोग अक्सर जनजाति थे और किसानों को समुदाय मिल गया। यानी कि पीर और मंदिर की तरफ कैसे बढ़ रहा है बंगाल, उसका बता रहे हैं कि जब भूमि अनुपजाऊ हुई तो लोग कहां बढ़ गए, जो आपका डेल्टाई क्षेत्र था, जो आपका दलदलीय क्षेत्र था, वहां की तरफ लोगों का आसरा हो गया। देख लिया। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था, जिन्हें पूर्वी डेल्टाई प्रदेश में केंद्रीय भाग में से स्थित ढाका में अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। क्या हुआ, यही वो समय है जब आपका मुर्शिद कुली खान बंगाल के आपका सूबेदार नियुक्त होंगे, क्योंकि बंगाल क्या रहा, स्वतंत्र रहा, लेकिन अब मुगल क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा था। ठीक, और क्या हो गया, ढाका नगर को उन्होंने क्या बना ली, अपनी कैपिटल बनाई। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस मस्जिदें बना लेते थे जिन इलाकों में धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन्हीं स्तर परिस्थितियों में रहने के कुछ अवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की थी। ये नेता शिक्षक और निर्णायक भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं को अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से इन्हें पीर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेह और आदर से इनको पीर कहा जाता है। इसी पीर श्रेणी में संत, सूफी, धार्मिक महानुभाव, सासी, उपनिवेशी, देवव्रत, सेना प्राप्त योद्धा, विभिन्न हिंदू तथा धार्मिक देवी देवता, यहाँ तक के जीव आत्मा भी शामिल हैं। पीरों की पूजा पत्ती बहुत लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वाधिक पाई जाती हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनने का दौर जोर पर रहा। 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है कि चैप्टर 2 और 5 में मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों के समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। कौन हो रहे थे, बेसिकली जो आपका अपने आप को शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहे थे, वही बना रहे थे। इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी के गड्ढे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू यानी के तेली, ठीक, कसर यानी के घंटा धातु के कारीगर आदि के पाप के समर्थन में थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनी के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए और इन्हें सामाजिक समूह से संबंधित अनेक परिवार के अनेक अवसरों का लाभ उठा। जैसे जैसे लोग सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती आई, उन्हीं के स्मारक का निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा करने लगे। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ी में पूजा करते थे, वो ब्राह्मण द्वारा मान्यता प्राप्त कर ली और इन्हीं प्रतिमा मंदिर में स्थापित कर ली। और ये क्या हो गई, यही सारी चीजें आपके मंदिर में भी स्थापित हो गई। देखिए, इस तरह की पहले झोपड़ी थी, बाद में इस तरह का निर्माण हो गया। अलग से चित्रकला तो पहले कैसा बना था, इस तरह से, और अब कैसे बना है, इस तरह का। तो स्ट्रक्चर्स बेसिकली सेम था। देख लिया, चलिए देख लिया आपने। अब ये देखिए, गोपियों के साथ श्री कृष्ण श्याम मंदिर की पक्की मीटों की बनी हुई आपका विष्णुपुर सुर। देखिए, ये भी एक स्ट्रक्चर आकृति आपको दिखाई देगी और आपको देखने को मिलेगी।
देख लिया आप लोगों ने, विशेष स्ट्रक्चर आकृति है ये। चलिए ये देख ली। अब देखिए इन मंदिरों की शकल या आकृति बंगाल के छप्परदार झोपड़ी की तरह है, जिनको हम क्या बोलते हैं, दो चाला यानी कि दो छत वाली, चौचाला यानी कि चार छत वाली होती थी। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुम्बदों को याद करें। इनके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला विशेष बंगाली शैली के दुष्प्रभाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक क्या थी, जटिल थी, यानी कि 4 छतों वाली ढांचे में 4 कोणीय छत 4 दीवार में रखी जाती थी, जो ऊपर पाप के तिर्यक रेखा एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे के बने होते थे। इनके भीतर कई भाग की सजावट नहीं थी, लेकिन अनेक मंदिर के बाहरी दीवारें चित्रकारी सजावटी टाइल्स मिट्टी की पत्तियों पर सजी होती थी। कुछ मंदिरों के विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल में जिले में विष्णु मंदिर में ऐसी सजावट अत्यधिक उत्कृष्ट के रूप में हमको दिखाई देती थी। क्या दे रही थी, एक उत्कृष्ट आपका मंदिर के रूप में हमको ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, चलिए देख लिया आपने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको एक बार घर जाकर गौर कर ध्यान से देखिए। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।